हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 11 है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है। तो जैसे कि ये अर्थ है और ये अर्थ का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इसको जोड़ते हुए इस तरह से छिद्र हो जाएगा और इस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है। तो क्या होगा? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। टुकड़ा केंद्र से आव्गन की गति करेगा। तो ये इसका केंद्र है और ये इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से मोशन होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति कहते हैं। अभी सरल आवर्त गति क्या होती है? तो जैसे कि इसका फिक्स पॉइंट है या पर्टिकुलर पॉइंट है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में, इस तरफ और इस तरफ, दोनों डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन और सेम डिस्टेंस के साथ मोशन करता है, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो टुकड़ा जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विषम में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। मतलब किसी पिंड का गुणधर्म मतलब कि प्रॉपर्टी पूछी है जो विषम में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। मतलब विषम में उसकी स्थिति जो होगी वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, वो मतलब स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है या वो चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सहति। तो इसको सहति कहते हैं या इसको मास कहते हैं, मास या द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता। तो द्रव्यमान कहीं पर चेंज नहीं होता। जैसे कि 10 kg का मास है तो ये अर्थ पर भी 10 kg रहेगा, मून पर भी 10 kg रहेगा। मतलब कि जो मैटर का जो द्रव्यमान होता है वो कभी बदलता नहीं है और ना ही इसकी वैल्यू कभी ज़ीरो होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो रॉकेट साइंस में इसका यूज़ किया जाता है। अभी क्रायोजेनिक इंजन होते कौन से हैं? तो जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे जो वर्क करता है इसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। अब क्रायोजेनिक टेम्परेचर कौन से होते हैं? तो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के जो टेम्परेचर होते हैं उनको क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है। अभी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता कैसे है? तो इसमें बड़े सैटेलाइट्स को में इसका यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का। और ये क्रायोजेनिक इंजन्स जो होते हैं इसमें -150 डिग्री सेल्सियस टू -200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मशीन की क्षमता समानते दर्शाई जाती है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोवाट में। तो साधारण मशीन की क्षमता जो होती है वो किलोवाट में दर्शाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव मतलब कि सरफेस टेंशन पूछी है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अणुओं के मध्य ससंजक बल। तो अणुओं के मध्य जब ससंजक बल लगता है तो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। अब इस ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स ये क्या होता है? तो जैसे ही सेम अणुओं के मध्य या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और इसी कारण ये अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिससे पृष्ठ पर तनाव बना रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। तो श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लायर। तो प्लायर जो होता है वो श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। और ये जो सेकंड है और थर्ड है सरौता और चिमटा। जो सरौता है ये श्रेणी सेकंड लीवर है और जो चिमटा है ये श्रेणी थर्ड लीवर का उदाहरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो लेंज का नियम पूछा है, किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। तो लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा जो है ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज किया जाता है, तो इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और ये लेंज का नियम जो है ये 1834 में हेनरिक लेंज ने दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व विकृति और अंधेरे विकृति के अनुपात को कहते हैं।
तो पार्श्व विकृति और अंधेरे विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पवासो अनुपात। तो इसको पवासो अनुपात या इसको पॉइजन फैक्टर कहते हैं, पॉइजन फैक्टर या पॉइजन रेशियो कहते हैं। तो इसको पॉइजन रेशियो कहते हैं या पवासो अनुपात कहते हैं पार्श्व विकृति और अंधेरे विकृति के अनुपात को। अब ये पार्श्व विकृति क्या होती है? तो जैसे कि ये रबड़ की कोई वायर है, ये रबड़ की कोई बार है और इसकी लेंथ है L। तो इसको जब हम खींचेंगे, इसको आगे की तरह है, इसको बेंड करेंगे, खींचेंगे तो यहाँ तक इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसमें जितना भी चेंज होता है ये डेल L जो है, तो L में से जितना भी डेल L चेंज होगा इसको तो पार्श्व विकृति कहते हैं। और जब इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई मतलब कि ये जो इसकी थिकनेस है या डायामीटर है, ये इसको खींचने पर ये कम हो जाता है। तो इसकी थिकनेस में मतलब कि डायामीटर में जितना भी चेंज होगा, तो डायामीटर में जितना भी चेंज होगा इसको अंधेरे विकृति कहते हैं। तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? पॉइजन फैक्टर कहते हैं। मतलब लंबाई और चौड़ाई में जितना भी चेंज होता है उसको पॉइजन फैक्टर कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UVB। तो अल्ट्रावायलेट बी जो है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्यों है? क्योंकि त्वचा के लाल पड़ जाने और जल जाने का कारण है ये UVB। और इसी की वजह से त्वचा की जो बाहरी परत एपिडर्मल होती है, जो बाहरी सतह है त्वचा की एपिडर्मल, इसको भी ये नष्ट कर देती है। और त्वचा का कैंसर भी इसी की वजह से होता है। और इसी की वजह से त्वचा पर झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स पड़ते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल नियम। तो स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले द्रव चालित ब्रेक जो होते हैं ये पास्कल नियम का प्रयोग है। अब ये पास्कल नियम कौन सा होता है? तो ब्लेज पास्कल ने नियम दिया था और उन्होंने बताया था कि जहाँ पर G मतलब कि ग्रेविटी जो होगी वो नेग्लिजिबल हो या जीरो हो, तो ऐसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में जब हम द्रव के किसी एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं तो सभी जगह समान बल बढ़ता है। तो जैसे कि ये बर्तन है और ये बर्तन, इसमें पानी है या कोई भी लिक्विड मान लेते हैं इसमें है, और ये स्टेबल कंडीशन में, और यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो जीरो है या नेग्लिजिबल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो सभी जगह सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसी को पास्कल का नियम कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जेएल बेड, तो जेएल बेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है। और थॉमस एल्वा एडिसन, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहाड़ों पर वायु का घनत्व कम होता है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो पहाड़ों पर वायु का घनत्व मतलब कि डेंसिटी कम हो जाती है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और हमें श्वास रहित महसूस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर हमें सुनाई नहीं देगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और हमें आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर निर्वात है, इसलिए हमें चंद्रमा से पृथ्वी पर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमपात होता है जब? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो। तो हिमांक से कम हो मतलब कि हिमांक जब बढ़ जाता है तब हिमपात होता है। अब ये हिमांक क्या होता है? तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और जब वह टेम्परेचर, हिमांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे द्रव जमना स्टार्ट हो जाता है उसको हिमांक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म। तो कैमरे का जो फिल्म होता है वो आँख की रेटिना की तरह वर्क करता है। अभी आँख के रेटिना का क्या वर्क है? तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो आँख की रेटिना पर विजुअलाइज होता है और कैमरे की फिल्म पर भी ऑब्जेक्ट का इमेज विजुअलाइजेशन होता है। तो इसलिए दोनों का सेम वर्क है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आणविक घड़ी। तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए हम आणविक घड़ी का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के बिजली का तार नहीं आएगा, यहाँ पर तार नहीं आएगा, बिल आएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोट। तो घर के बिजली का बिल जो होता है वोट के आधार पर आता है, क्योंकि पावर या बिजली की खपत को हम वोट में मेज़र करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। तो प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? ये पिछली वीडियो के क्वेश्चन में मैंने करवाया है, ये भारत का प्रथम उपग्रह। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 अप्रैल 1975 को। तो भारत का प्रथम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये बियर्स लेक के पास स्थित कॉस्मोड्रोम। तो ये बियर्स लेक के पास स्थित कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। कॉस्मोड्रोम से रूसी रॉकेट इंटरकॉस्मोस से, मतलब कि कॉस्मोस से छोड़ा गया है। ये जगह कौन सी थी? तो बियर्स लेक के पास स्थित कॉस्मोड्रोम से रूसी रॉकेट कॉस्मोस से छोड़ा गया था। और ये कब छोड़ा गया था? तो ये 12:52 पर छोड़ा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति कितनी होगी, ये पूछा है। तो विकृति किसको कहते हैं? तो यदि डोरी की लंबाई, जो डोरी की एक्चुअल लंबाई है वो L है, मतलब कि टोटल लंबाई लेंथ है, जो एक्चुअल लंबाई L है, और इसको हम इंक्रीज़ करने के बाद जब इसको बढ़ाएंगे, जब इसको दुगना करेंगे तो ये डेल L कहलाएगा। जो इसमें चेंज होगा बाद में जितना, इसको डेल L कहेंगे। तो डेल L अपॉन में L, इसका जो रेशो होता है इसी को विकृति कहते हैं या स्ट्रेन कहते हैं। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, डेल L प्रोपोर्शनल टू L है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुगनी। तो जब डोरी की लंबाई की वृद्धि मतलब कि दुगनी करेंगे, दुगना बढ़ाएंगे, तो हम जो डोरी होएगी, विकृति होएगी उसमें, वो भी दुगनी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और ये चंद्रमा पर कब पहुंचे थे? तो ये 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे थे। अब हमारा ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। तो अंटार्कटिका में किसी स्थान पर जी का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है। तो जिनका डी था उनका सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। तो धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग कैसे होने चाहिए? इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, और क्वेश्चन का रिप्लाई सभी स्टूडेंट करें। इससे आपका रिवाइज होता है और डाउट भी क्लियर होते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।